Very good morning, students. This is Jyoti Tamrakar, and I'm going to teach you English. So, I hope आप सब अपने अपने घर पर healthy होंगे. Probably not very happy, but must be good at home. Okay, so चलिए हम start करते हैं. So, I must tell you that आप जो है this year you are going to read two of the books. Those belongs to NCERT. ठीक है, आपकी बुक्स जो हैं दैट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम द लास्ट ईयर टू द न्यू वन. ठीक है, MPTC की जगह पर हम NCERT की बुक्स जो है वो स्टडी करने वाले हैं. एंड हियर वी आर गोइंग टू रीड द फ्लैमिंगो एंड द विस्टार्स. राइट, so first of all we are going to discuss the flamingo. Okay, so you can see you will have few of the units here. Here are 14 units, right? And it start with unit 1, the last lesson. Okay, so let's see what is there in this lesson. Okay, so last lesson is a piece of literature that is written by Alphonse Daudet. He is a French novelist and he is a story writer too. Okay, and the chapter that you are going to read is written on the setup जबकि फ्रांस एंड प्रूसिया का वॉर जो है वो चल रहा था. एंड इन दिस वॉर फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया. राइट, एंड आगे जाकर कि यू विल नो दैट कि बिकॉज प्रूसिया जो है दैट हैज़ बीन द विनर. राइट, तो प्रूसिया जो है दैट वाज अ ग्रुप ऑफ few nations. Those were of Germany, Poland and parts of Austria. Right, so यहाँ पर आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वहाँ पर आपको पता चलेगा दैट द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास्का एंड लॉरेन जो है वो प्रूसियन हैंड्स में पहुँच गए हैं. एंड उसका इम्पैक्ट जो है वो स्कूल पर एंड द लाइफ ऑफ पीपल जो है उसके ऊपर क्या पड़ा वो आप वहाँ पर देखने वाले हैं. राइट, सो द ऑथर हिमसेल्फ इज़ द नरेटर हियर. तो ऑब्वियसली हम जो पढ़ रहे हैं वो अल्फॉन्स के बारे में ही पढ़ेंगे. ओके, आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट थ्रेट ऑफ स्कॉल्डिंग, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of woods, and in the open field back the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. Okay, so it was the day when Alfonso has to go to school. Okay, and वो ऑलरेडी अपने स्कूल के लिए लेट हो चुका है और उसे डर है कि काफ़ी ज़्यादा उसको डांट पड़ने वाली है. ओके, स्पेशली किस लिए, क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि आज वो पार्टिसिपल्स जो है वो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. एंड अल्फांसो जो है वो इवन उन रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. राइट, तो क्योंकि कुछ भी नहीं मालूम है तो ऑब्वियसली वो पूछेंगे और डांट पड़ने वाली है. ठीक है, तो पहले तो उसने सोचा कि काश ऐसा पॉसिबल है हो पाए कि मैं जो है वो दौड़ करके जाऊं और पूरा डे जो है वो बाहर बिता सकूं, क्योंकि द डे वॉज सो ब्राइट एंड वार्म. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग था डे. वर्ड्स छिप कर रहे थे, चाह रहे थे. ठीक है, बुट्स में, और साथ ही प्रूसियन सोल्जर्स जो हैं वो ड्रिल कर रहे थे सॉमिल के पास में. तो ये सारी चीज़ें जो हैं
वो रूल ऑफ पार्टिसिपल्स जो पढ़ने वाले थे वो उसे काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग एंड अट्रैक्टिंग लग रहे थे, ठीक है। बट उसे स्कूल तो जाना ही था, सो ही हरीड ऑफ टू स्कूल। तो उसने सोचा कि स्कूल जाना ही है तो ही मस्ट गो। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of bulletin board. तो जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई है। For the last 2 years, all our wet news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ लगा हुआ है एंड ही सेड कि ये वो बुलेटिन बोर्ड है जिसमें 2 साल से सारी बैड न्यूज़ जो है वो मिल रही हैं, चाहे वो लॉस्ट बैटल जब उन्होंने वो युद्ध हार गए उसकी खबर हो, कोई ड्राफ्ट हो, कोई ऑर्डर हो, सारा कुछ इसी बुलेटिन बोर्ड पर दिख जाता था। एंड उसने रुका तो नहीं वहाँ पर, बट तब भी उसके माइंड में क्वेश्चन था कि अभी क्या हो गया, नाउ व्हाट इज़ द मैटर, क्यों इतना यहाँ पर क्राउडी हो रहा है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Verb. You'll get to your school in plenty of time." तो जब भी ये काफ़ी तेज़ी से भागे जा रहे थे तो वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था अपनी सारी अप्रेंटिस के साथ में, ठीक है। और उसका नेम क्या था, वॉचो। वो भी वहाँ पर क्राउड में उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने के लिए खड़ा हुआ था। एंड प्रॉबेबली वो अल्फांसो के ऊपर उसने एक टॉन्ट किया, एक कमेंट किया, राइट। और उसने क्या कहा कि इतनी जल्दी मत करो, नहीं तो टाइम से स्कूल पहुंच जाओगे। मीन्स प्रॉबेबली वो कह रहा था कि यू आर ऑलरेडी वेरी मच लेट। ओके, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो इन्हें पता चल गया कि वो एक्चुअली मजाक कर रहा है, इनकी हंसी उड़ा रहा है। देन ये भागते हुए मिस्टर हैमल के लिटिल गार्डन में पहुंच गए, और ये जब भागते हुए गए तो आउट ऑफ ब्रीथ, राइट, हो गए थे। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट whistle which could be heard out in the street, the opening and the closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the on the table, but now it was also still. I had counted on the commotion to get my desk without being seen, but of course, that day everything had to be so quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and Mr. Hamels walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. राइट, तो आज का दिन जो है हमारे राइटर को थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा था, क्योंकि जनरली यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था तो काफ़ी हसल एंड बसल होता था, काफ़ी शोर शराबा होता था, यहाँ तक कि उस शोर को स्ट्रीट्स तक भी, रोड तक भी सुना जा सकता था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन जो वो रिपीट कर रहे होते थे एक साथ तेज आवाज़ में, वो सारे के सारे, ठीक है। और साथ ही साथ टीचर्स दिखते थे, टीचर्स जो है अपने रूलर्स के साथ में रैप कर रहे होते हैं टेबल पे, वो भी इनको, तो जनरली ऐसा ही एक सीन होता रहा है। बट आज का डे काफ़ी डिफरेंट फील हो रहा था, सब कुछ इतना क्वाइट था जैसे कि संडे मॉर्निंग, कोई शोर शराबा नहीं, कोई डेस्क एंड जो भी फर्नीचर था उसका कोई शोर नहीं था, कोई भी लेसन्स की आवाज़ वहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो जब इन्होंने झाँक करके देखा अपने क्लास में तो ऑलरेडी क्लासमेट्स अपने अपने सीट्स पर थे, ठीक है। और मिस्टर हैमल जो है वो अपने आयरन रूलर के साथ में
अप एंड डाउन, यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। एंड तो ही सेड कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना एम्बैरेसिंग होगा कि मुझे सब लोगों के सामने लेटली जो है वो क्लास में जाना होगा, और साथ ही साथ वो काफ़ी डरे हुए भी थे। बट नथिंग हैपन। मिस्टर हैमिल saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना उनको डांट पड़ी, ना ही कि टीचर ने कुछ कहा, बल्कि बहुत ही आराम से, बहुत ही काइंडली उन्होंने कहा कि अपने प्लेस पर जाओ लिटिल फ्रेंड्स, हम अभी तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and the prize days. तो जब ये अपने सीट पर पहुंच गए और इनका जो डर था वो थोड़ा कम हुआ, तो अभी उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि आज उनके टीचर जो हैं वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, अपनी फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी, और ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने लगाया हुआ था, एम्ब्रॉयडरीड था वो। और ऐसा ड्रेस मिस्टर हैमिल जो है वो तभी पहनते थे जब या तो इंस्पेक्शन हो, या तो प्राइज़ डेज हो, या तो प्राइज़ गिविंग सेरेमनी हो, तब। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। इसके अलावा स्कूल भी काफ़ी अलग नज़र आ रहा था आज। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, and the former mayor, the former postmaster, several other besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, tumbled at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages. राइट, तो आज का दिन काफ़ी डिफरेंट था, स्कूल काफ़ी अलग लग रहा था, और सबसे ज़्यादा जो सरप्राइजिंग थिंग थी, इन्होंने देखा कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे वहाँ पर विलेज पीपल ला करके क्वाइटली बैठे हुए हैं, वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। उसमें ओल्ड हॉजर थे जिन्होंने अपना 3 कॉर्नर कैप हैट पहना हुआ था, फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर थे, और भी कई सारे लोग थे, ठीक है। और जो हॉजर थे उन्होंने एक ओल्ड प्राइमर लेकर के आया था, और अपने स्पेक्टिकल्स जो थे उनसे वो पेजेस के अक्रॉस, यानी कि पेजेस को रीड कर रहे थे, राइट। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Lesker and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." ओके, सो नाउ वी नो कि एक्चुअली ये सब जो भी स्ट्रेंज हो रहा था वो क्यों था, राइट। तो सब चीज़ों को देख कर के वो काफ़ी सरप्राइज था। तभी मिस्टर हैमिल जो है उन्होंने काफ़ी ग्रेव एंड जेंटल टोन, जो कि उनकी हमेशा ही हुआ करती थी, उसमें ही उसी टोन में फ्रेंड से कहा कि दिस इज़ द लास्ट लेसन, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये जो टाइम था, मीन्स जो पीस ऑफ लिटरेचर जब लिखा गया, ये प्रूशियन एंड फ्रेंच प्रूशियन वॉर, जिसमें कि फ्रेंच हार गया था, और वो ग्रुप जहाँ जर्मन लीड कर रहे थे वो जीत गया था, राइट। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये हार चुके थे, सो यहाँ पर एक ऑर्डर आया था कि अब अलास्का एंड लॉरेन, भले ही वो फ्रेंच लैंड है, बट वहाँ पर
क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच अब वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी। सो द टीचर टोल्ड कि आज ये आपका लास्ट लेसन है, ठीक है, और आगे से आपको जर्मन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपके नए टीचर कल आने वाले हैं, तो दिस लेसन इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है आप क्या कर रहे हैं, आपको काफ़ी अटेंटिव होना है। हियर आई मस्ट टेल यू दैट कि कोई भी लैंड हो, वहाँ की लैंग्वेज इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द पीपल ऑफ दोज प्लेस, राइट। तो कोई भी जगह हो, वहाँ की लैंग्वेज सबसे पावरफुल वेपन होता है, ठीक है, उस जगह के लिए। यहाँ पर फ्रेंच पीपल जो हैं ऑफ अलास्का एंड लॉरेन, उनसे वो वेपन छीना जाने वाला था, ठीक है। दिस इज़ आवर लैंग्वेज इज़ एक्चुअली आवर आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी जो है, क्योंकि वो हार चुके थे तो अब उनसे छीनी जाने वाली थी। ओके, सो क्योंकि ये लास्ट लेसन था आज फ्रेंच लैंग्वेज का, तो ऑब्वियसली टीचर काफ़ी सैड थे कि अब उनको ही अपनी लैंग्वेज पढ़ने का जो भी राइट है वो उनसे छीन लिया जाएगा और उन्हें एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी होगी। तो सभी लोग काफ़ी सैड थे। What a thunderclap these words to me। तो ये जो उसने जब सेंटेंस सुना कि कल ये जो नया टीचर आएगा वो जर्मन पढ़ाएगा और आज हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप, ये बहुत ही बड़ा झटका था फ्रेंच के लिए। ओह द wretches, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। उसने कहा कि ओह इसीलिए आज वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास में इतनी भीड़ थी, शायद यही ऑर्डर वहाँ पर लिखा हुआ था। My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there, Dan. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking words, eggs, or going sliding on the sauce. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sands, were old friends now that I couldn't give up. And Mr. Hamill too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. So जब फ्रेंड ने सुना कि ये आखिरी लेसन है, तो अब वो बुक्स जो वो कभी भी पढ़ना नहीं चाहता था, नाउ ही वॉज फीलिंग रिग्रेटफुल कि क्यों उसने अपनी लैंग्वेज को पढ़ा नहीं, क्यों उन लेसन्स को नहीं पढ़ा जो मिस्टर हैमिल उसे पढ़ाया करती थी। वो बुक्स जो अभी तक उसे एक न्यूसेंस लगती थी, एक बहुत ही बड़ी परेशानी लगती थी, जो उसे लगता था कि कितनी हैवी है, कितनी बोरिंग है, चाहे वो ग्रामर बुक हो या फिर हिस्ट्री, ठीक है। दे हैड हिज ओल्ड फ्रेंड्स, वो हमेशा क्योंकि उसके साथ थे, ही वॉज टू स्टडी दैम, हाउएवर उसने कभी भी कोशिश नहीं की उनको पढ़ने की, ठीक है। तो उसे लग रहा था कि मैं कैसे उनको छोड़ दूँ। साथ ही साथ मिस्टर हैमिल वो जा रहे हैं छोड़ करके, अब वो नहीं पढ़ाएंगे। इट वॉज़ ऑल्सो क्वाइट शॉकिंग फॉर हिम, ठीक है। तो अब उसे कि वो कितने क्रैंकी थे, उनका रूलर, उनका गुस्सा, ठीक है, वो सब वो भूल गया। नाउ ही वॉज थिंकिंग ओवर दैट कि अब ये हमें नहीं पढ़ाएंगे और अब मैं अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाऊँगा। इट वॉज़ ऑल शॉकिंग फॉर हिम। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ रूम। तो ये एक्चुअली आज जो ड्रेस पहन करके आए थे इनके टीचर, वो अपनी लैंग्वेज को ऑनर, रिस्पेक्ट शो करने के लिए, आज उन्हें पता था कि ये हमारा लास्ट लेसन है, इसके बाद हमें फ्रेंच नहीं पढ़ना है,
और साथ ही साथ विलेजर्स यहाँ आकर के क्यों बैठे हैं, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर भी उसे मिल गया था। प्रॉबेबली अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट वो कितना करते हैं ये दिखाने के लिए वो यहाँ पर आज आए हुए थे। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो आज का जो दिन था काफ़ी सॉरोफुल था एंड सारे के सारे जो विलेजर्स वहाँ कर बैठे हुए थे वो भी काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे किस चीज़ को लेकर के, कि उन्होंने क्यों स्टडी नहीं की, क्यों इस पढ़ाई नहीं की, क्यों वो स्कूल नहीं गए। इसके साथ साथ ये उनका एक वे ऑफ ग्रेटिट्यूड था जो कि मिस्टर हैमल की 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस के लिए जो रिस्पेक्ट वो दिखाना चाहते थे, आज आकर के वो यहाँ पर बैठे हुए थे। साथ ही साथ अब वो अपनी कंट्री एंड अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट शो कर रहे थे यहाँ पर आकर के, जो कि अब उनकी नहीं है। ना तो उनकी लैंग्वेज उनकी बची हुई है और ना ही उनकी कंट्री अब उनकी है। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite, but what would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participles, although very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो जब ये सारा कुछ सोच रहे थे तभी इन्हें सुनाई दिया, इनका नाम लिया गया है और अब इनका टर्न था कि ये जो भी पार्टिसिपल के रूल्स हैं उनको बोलें, ठीक है। और लाउड एंड क्लियर वॉइस में बोलना था, लेकिन प्रॉबेबली इनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि इन्होंने तो कभी इसको पढ़ा ही नहीं था, तो फर्स्ट वर्ड पर ही ये अटक गए। और हार्ट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बीट कर रहा था, इवन इनसे ऊपर भी नहीं देखा गया, इट मीन्स काफ़ी डर लग रहा था। आई हर्ड मिस्टर हैमल टू सी मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Wah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow." And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Lesko. She puts off learning till tomorrow. Now, these fellows out there will have the right to say to you, "How is it you pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with, right?" So यहाँ पर उन्होंने कहा कि आज मैं तुमको डांटने वाला नहीं हूँ तुम्हें काफ़ी बुरा फील हो रहा होगा, है ना। एंड एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि हमें लगता है काफ़ी प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत टाइम है, आज नहीं तो कल तो सीख ही लेंगे। और नाउ यू कैन सी कैसा टाइम आ गया है, ओके। अब ये हमारे साथ ये हो रहा है कि अब हम हमारी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे, अब हमारे पास राइट नहीं है। एंड हाउ कैन वी से कि हम फ्रेंचमैन हैं, ना तो हम लिख पा रहे हैं ना ही हम बोल पा रहे हैं अपनी खुद की लैंग्वेज की, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम नहीं हो, राइट। ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। कि यानी कि अगर हमारी लैंग्वेज में हमारी कंडीशन बहुत बुरी है तो किसी एज यू आर अ चाइल्ड, तो मैं तुम्हें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकता हूँ। इस कंडीशन के लिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड कि पहले तो तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही चिंतित नहीं थे, बहुत ही कंसर्न नहीं थे कि तुमको स्कूल भेजा जाए या तुम कुछ सीखो।
They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो उन्होंने कहा पहले तो तुम्हारे पेरेंट्स लर्निंग के लिए बहुत कंसर्न नहीं थे. उनको लगता था कि अगर किसी मिल में तुमको भेज दिया जाए या फार्म में वर्क करने के लिए भेजें तो ज़्यादा मनी जो है वो अर्न किया जा सकेगा. फिर वो अपने आप को ब्लेम करते हुए बोले कि मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. क्या मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ाने की जगह तुमसे बोला है कि जाओ मेरे फ्लावर्स को वाटर करके आओ, पानी दे करके आओ. कभी अगर मुझे फ़िशिंग पर जाना होता था तो मैं आप लोगों को हॉलीडे यानी छुट्टी दे दिया करता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. So, अब काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे थे. उन्हें लग रहा था कि हमें अपनी लैंग्वेज को एटलीस्ट सीख लेना चाहिए था अभी तक और मुझे अपने स्टूडेंट्स को सिखा देना चाहिए था. नाउ काफ़ी सारी बातें करते करते वो फ्रेंच लैंग्वेज पर आए और उनका मानना था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. राइट, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही लॉजिकल है और ये द कंट्री मैन ऑफ द फ्रेंच उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे गार्ड करें और उसे कभी भी ना भूलें. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर स्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज it is as if they had the key to their prison. सो उनका मानना है कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज आ रही है एंड अगर आप एक एनस्लेव्ड पर्सन हैं, अब आप गुलाम बन गए हैं, राइट, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो आपके लिए की तरह है उस जेल की जहाँ से आपको बाहर निकलना है. देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. आई वॉज amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads एट वन स्ट्रोक. राइट, तो उनका जो मानना था कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है तो आपकी एनस्लेव से, आपके प्रेजेंस से आपको बचाने का एक रास्ता है, वो एक ऐसी चाबी है जो आपको फ्रीडम दे सकती है. ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है. ठीक है, और अब क्या था कि फ्रेंच पीपल वर नॉट गोइंग टू रीड फ्रेंच एनी मोर. तो काफ़ी सैड थे वो. इसको कहने के बाद उन्होंने अपनी बुक ओपन की और उन्होंने लेसन को रीड करना शुरू किया. एंड फ्रेंच वॉज अमेज्ड कि कितना अच्छे से उसे वो समझ में आ रहा था. एंड ही वॉज थिंकिंग इट सो ईजी. उसे लग रहा था कि ये तो बहुत ईजी है. प्रॉबेबली उसने कभी इतनी केयरफुली किसी लेसन को सुना ही नहीं था. एंड ही वॉज फीलिंग लाइक दैट ऑल्सो कि मिस्टर हैमल ने शायद इतने अच्छे से, इतने पेशेंस के साथ में किसी और लेसन को कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया होगा. ऐसा फील हो रहा था जैसे मिस्टर हैमल चाहते हो कि सारा का सारा जो उनकी लैंग्वेज का नॉलेज है वो एक ही बार में सारा का सारा इन लोगों के माइंड में जो है वो पहुंचा दें. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. तो ग्रामर के बाद एक राइटिंग का लेसन भी था. दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रेंच एलेस्क. तो आज वो कुछ नए कॉपीज़ लेकर के आए थे जिनका के ऊपर फ्रांस एंड अलास्का लिखा हुआ था.
They looked like little flag floating everywhere in the school room. और वो कॉपीज़ जो थे ऐसे लग रहा था जैसे कि फ्लैग्स हैं जो कि क्लासरूम में फ्लोट कर रहे हैं. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जिनको उनके डेस्क के ऊपर लगाया गया था. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. तो ये देखने लायक चीज़ थी आज कि कितना डेडिकेशन से सब वर्क कर रहे थे और कितनी शांति थी वहाँ पर. द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. सिर्फ जो साउंड आ रहा था वो पेन के स्क्रैच करने का आ रहा था. जब पेन से लिख रहे थे तो उसकी आवाज़ थी, उसके अलावा कोई भी आवाज़ वहाँ पर सुनाई नहीं दे रही थी. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their physicks as if that was French too. On the roof, the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो कुछ बीटल्स जो हैं वो भी उड़ कर के रूम के अंदर आई, और यहाँ तक कि छोटे से छोटा जो स्टूडेंट था उसने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया. आज सब लोग बहुत ही ग्रेव थे, बहुत ही साइलेंट थे और बहुत ही गंभीर थे. राइट? क्यों? क्योंकि आज ये उनका लास्ट लेसन था, लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच. ओके. एंड तभी हमारे राइटर को पिजन्स की आवाज़ सुनाई दी जो कि रूफ के ऊपर कू कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे. एंड ही जस्ट थॉट ऑफ हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा क्या ऐसा होगा कि जर्मन्स उनसे भी बोलेंगे कि तुम्हें जो अपनी लैंग्वेज है या अपनी कूइंग जो है उसे भी जर्मन में ही करना पड़ेगा. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो जब भी अपनी राइटिंग के बीच में उन्होंने सर उठा करके देखा फ्रेंड्स ने, तो क्या देखा कि मिस्टर हैमंड जो है एकदम मोशनलेस हैं, स्टिल हैं अपनी चेयर पर. जस्ट वो गेज़ कर रहे हैं, वो टकटकी लगा कर कभी एक चीज़ को देखते हैं कभी दूसरी, जैसा कि वो अपने माइंड में इस चीज़ को फिक्स कर लेना चाहते हैं कि इस छोटे से स्कूल रूम में कौन सी चीज़ कैसी थी, कहाँ पर थी. फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. तो बहुत ही ड्रेडफुल डे था उनके लिए, क्योंकि 40 साल तक उन्होंने इसी जगह पर काम किया था. 40 years ही हैड स्पेंड देयर. तो ऑब्वियसली एक लगाव था उन्हें और वो चाहते थे कि ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में लेकर के वो जाएं. विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड द क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. ठीक है, यहीं पर थे वो जहाँ पर बाहर गार्डन था और अंदर उनकी क्लास हुआ करती थी. जस्ट लाइक दैट only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and hawthorn that he had planted himself twined about the windows of the room. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sisters moving about in the room hour, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो हर एक चीज़, चाहे वो वॉलनट ट्री था गार्डन में, वो उन्होंने जब वो आए थे वो काफ़ी बड़ा हो चुका था. हॉवाइन वो भी उन्होंने खुद प्लांट की थी, वो भी काफ़ी बढ़ गई थी और रूफ तक पहुंच चुकी थी. तो उनके हार्ट को कितना ब्रोकन फील हो रहा होगा, कितना बुरा उन्हें फील हो रहा होगा कि आज उन्हें ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं. और ऊपर के रूम से पैकिंग की आवाज़ें आ रही थी. उनकी सिस्टर जो है वो ट्रंक्स में सारी की सारी जो भी उनका सामान था उसे पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें कल कंट्री के लिए अपनी जिस जगह से वो आए थे, जिस विलेज से, वहाँ पर ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. राइट? तो हालांकि उनकी सिस्टर पैकिंग कर रही थी, दे आर टू मूव इन द कंट्री. राइट?
बट अभी भी उनके पास इतना करेज था कि वो लास्ट लेसन तक जो है वो सुन करके जाने वाले थे। वो मिस्टर हैमिल। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their Baba Before. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. तो उसके बाद उनका राइटिंग का जब लेसन ख़त्म हो गया, देन दे हैड सम हिस्ट्री लेसन, एंड तभी जो है बच्चों की चैंट की, उनकी रोने की आवाज़ आने लगी। एंड इन दैट रूम ओल्ड हॉसर अपने साथ जो प्राइमर लेकर के आए थे, उन्होंने अपने हाथ में उसको होल्ड किया। स्पेक्टिकल्स जो है उन्होंने लगाए हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स को लाए हुए थे, उनको लगाया, एंड प्राइमर को अपने हाथ में लेकर के उन्होंने लेटर को स्पेल करना स्टार्ट किया। राइट, दैट वाज द प्राइमर, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज प्राइमर था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। और आज उन सबको इतना बुरा लग रहा था अपनी लैंग्वेज के लिए, दैट दे आर नॉट गोइंग टू लर्न इट एनी मोर। अब उनको राइट नहीं होगा कि वो अपनी लैंग्वेज को पढ़ पाए, तो वो भी क्राई कर रहे थे। हिज वॉइस ट्रैम्बल विद इमोशन, काफ़ी इमोशनल थे, इसलिए उनकी आवाज़ इमोशंस की वजह से काँप रही थी। जब कोई भी बहुत इमोशनल हो जाता है तो उसकी आवाज़ जो है, उसका साउंड काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और काफ़ी फ़नी भी फील हो रहा था, तो मन कर रहा था हंसें, लेकिन कंडीशन वॉज लाइक दैट दे आर गोइंग टू लाइक टू क्राई। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और वो लास्ट लेसन आज भी फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी 12 o'clock जो था उसे स्ट्रक किया चर्च क्लॉक ने। देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। तो जब भी चर्च क्लॉक ने स्ट्रक किया तभी एंजेलस ने, देन उसी टाइम पर जो ट्रम्पेट था प्रूशियन सोल्जर्स का वो भी वापस आ रहा था, तो उसकी रिटर्निंग ड्रिल की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। तो मिस्टर हैमिल जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, बिल्कुल पेल फील हो रहे थे, मीन्स बहुत ही ज़्यादा उनके फेस पर जो है वो डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही थी। और इससे पहले कभी भी फ्रेंड्स ने उनको इस कंडीशन में नहीं दिखा था। एंड वॉज लुकिंग अ लिटिल टॉल ऑल्सो। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, पर ही कुड नॉट से एनी थिंग बिकॉज ही वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम। उन्हें काफ़ी बुरा फील हो रहा था अपने लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए और अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि जो वॉर था उसने उनसे उनके बेसिक राइट्स भी छीन लिए थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could, Vivala France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hands. School is dismissed, you may go. Right? तो उनसे क्योंकि कुछ बोलते नहीं बन रहा था, एंड वो चाहते थे कि फ्रेंड्स जो है वो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे, तो उन्होंने अपने पूरे माइट्स के साथ में जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतनी बड़ी राइटिंग के साथ में वेबला फ्रेंड्स लिखा। और उसके बाद उसी वॉल के अगेंस्ट हेड को लीन करके वो खड़े हो गए। एक भी वर्ड उनसे नहीं बोला जा रहा था, और जस्ट उन्होंने जेस्चर के थ्रू बताया कि स्कूल जो है दैट इज़ बीन ओवर नाउ, अब ख़त्म है। एंड दैट वाज द लास्ट लेसन जिसके बारे में फ्रेंड्स ने हमें
राइट करके, नरेट करके ये बताया है. एंड द मेन थिंग दैट वी स्टडीड हियर आई थिंक इज़ दैट कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, एक बहुत ही सिंपल स्टोरी के थ्रू उन्होंने बताया कि किसी भी पर्सन के लिए उनका फ्रीडम, उनकी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. एंड साथ ही साथ जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं समझते, है ना. व्हेन द फ्रेंच वॉज रीडिंग फ्रेंच एवरी डे, उससे वैल्यू नहीं थी. बट जब उन्हें पता चला, फ्रेंड्स को, अदर क्लासमेट्स को, इवन द विलेजर्स, राइट, उनको भी पता चला कि अब से फ्रेंच नहीं पढ़ने वाले हैं. दे जस्ट रियलाइज़ कि ये हमारी मदर टंग है, ये हमारी खुद की लैंग्वेज, हमारी आइडेंटिटी है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लिव इट. अब हम इसे छोड़ने वाले, ये हमें अब नहीं मिलेगी, राइट. ये प्रेशर है हमारे ऊपर कि हमें इसे छोड़ना होगा. एंड probably you must have enjoyed the lesson, so just read it once more and see the exercises and try to find them. Okay, I'll send you the solution too, so make sure that you are going to write them in your copies, notebook में आपको complete करना है. And this was all for today, so have a nice day, goodbye.